my dear sisters and my dear brothers. So today we're gonna continue about the cell unit of life, structure of ribosomes. Okay, so as we know कि हमें पता है ribosomes के structure में 2 सब यूनिट्स आते हैं. उस 2 सब यूनिट्स में एक larger सब यूनिट होती है and another one is smaller सब यूनिट. Whereas larger सब यूनिट में 3 ऐसी साइट्स होती हैं. Number 1 decoding site, number 2 condensing site, number 3 exit site. वेयर अभी इन 3 साइड को तो कोई डेप्थ में जानना नहीं है, बस ऊपर ऊपर पता रहना चाहिए. डिकोडिंग साइड वो है जहाँ पे क्रोमोसोम्स डिकोड होते हैं, अलग होते हैं. सेकेंड कंडेंसिंग साइट वो है जहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस्ड किए जाते हैं. थर्ड एग्जिट साइट, जहाँ से हर चीज़ एग्जिट यानी निकल जाती है. फॉर एग्जाम्पल पे वो आने का जाने का दरवाज़ा होता है ना, वैसा ये जाने की साइट होती है. ओके, फिर दोनों को मतलब दोनों लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट को बाइंड करके रखने में मैग्नीशियम आयन हेल्प करता है. और अगर कहीं पे मैग्नीशियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो हो जाए तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ़ मैग्नीशियम आयन गन बी लो at some rate or some point, then what happened? Then the both of the larger and smaller subunit got disassociate. Okay, and but when it is functional, the disassociation does not occurs. लेकिन अगर ये फंक्शनल होंगे तो इनकी डिसोसिएशन नहीं अकर होगी. ओके, फिर उसके बाद में आता है एंजाइम पेप्टिडाई ट्रांसफरेज. वो एक इंटीग्रल पार्ट है लार्जर सब यूनिट का. ओके, एंजाइम पेप्टिडेज ट्रांसफरेज. नेक्स्ट आता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज पार्टिसिपेट फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड. As a result, protein chain is synthesis. अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब पेप्टाइड ट्रांसफ़र अगर पार्टिसिपेट करता है, ये हमें लार्जर सब यूनिट में मिलता है एज ए इंटीग्रल पार्ट. राइट, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, विट आई शो यू. इंटीग्रल पार्ट के तौर पे हमें पेप्टिडेज ट्रांसफरेज मिलता है, पेप्टिडाइल ग्लाइकाई ट्रांसफरेज इंटीग्रल पार्ट में. लार्जर सब यूनिट में हमें लार्जर सब यूनिट में मिलता है. दिस इज़ लार्जर सब यूनिट. इसमें आपको पेप्टिडाई वॉट एवर, वेट रॉन्ग इट इज़. इट्स पेप्टिडाई ट्रांसफरेज. ओके, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो कि हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ताकि वो प्रोटीन चेन सिंथेसिस कर सके. और राइबोसोम्स एक को एक कनेक्ट होके ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बनाया जाता है. फिर उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल. राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं. ओके, ये एक जनरल डेप्थ व्यू था अबाउट राइबोसोम, क्योंकि यहाँ से लगातार फ्रॉम 10 years इट्स बीइंग के यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने डेप्थ ऑफ द एनसीईआरटी जाके देख लिया. अब लेट्स नो व्हाट इज़ इन एनसीईआरटी लाइन्स, जो कि हमने डेप्थ में जाके देख लिया है. सो इन प्रोकैरियोटिक्स, ribosomes are associated with the plasma membrane of this cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made up of 2 subunits, 50S and 30S units. When present together,
70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इनका जो साइज़ होता है वो 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर होता है। और सब यूनिट्स तो आपने देखा। और राइबोसोम्स किसकी साइट होती है, राइबोसोम्स किसकी साइट होती है, राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे दिया गया है। ओके और अगर राइबोसोम्स एक ही सिंगल थ्रेड पे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल थ्रेड पे जॉइन हो गए तो उसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं और पॉलीजोम बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 आई गेस और 2018 मे बी। फिर नेक्स्ट आता है इंक्लूजन बॉडीज। So reserve material in prokaryotic cells are stored in cytoplasm in the form of inclusion bodies। यानी कि जो बचा कुचा रिजर्व मटेरियल्स होता है एक सेल के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म में स्टोर किया जाता है, जिसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ फॉर्मेशन होती है। और ये कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती, ये सिर्फ फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, दैट इज़ फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ओके, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। फिर उसके बाद में वही ये होते हैं एनिमल सेल्स में, जो कि इंक्लूजन बॉडीज आपको एज फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन algae। ब्लू ग्रीन algae में आपको गैस वैक्यूल्स पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में मिलेंगे। ओके आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें आपको प्रोटिस्ट, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगई एक्सेप्ट मोनेरा आपको ये सब मिल जाएंगे, लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगई। और यहाँ पे क्या होता है, कंपार्टमेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, बट वो आपको प्रोकैरियोटिक्स में नहीं मिलेंगे, कंपार्टमेंट नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे मेन पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, बट वो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते। और पर्टिकुलर न्यूक्लियस मिलेगा आपको, न्यूक्लियस का एनवेलप मिलेगा, लेकिन यही आपको न्यूक्लियस का एनवेलप आप प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल में आपको कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं ताकि आप लोकोमोशन कर सकें। फिर जेनेटिक मटेरियल जो होता है आपको क्रोमोसोम में मिल जाता है। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स पूरे कोई भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ओके वो डिफरेंट होते हैं। जैसे सेल वॉल्स अलग होते हैं, प्लास्टिड अलग होते हैं, फिर सेंट्रल वैक्यूल लार्जर होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। फिर वहीं दूसरे टाइप में देखने जाए तो सेंट्रिओल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में फाउंड होते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, लाइक प्लांट सेल डिफरेंट होते हैं, जैसे कि सॉरी प्लांट सेल के अंदर आपको वैक्यूल मिल जाएगा, बट वही आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। फिर एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल मिल जाएगा, बट वही प्लांट सेल में आपको नहीं मिलेगा। देखिए एनिमल सेल में सेंट्रियोल मिलता है, वैक्यूल नहीं मिलता। प्लांट सेल में वैक्यूल मिलता है, सेंट्रियोल नहीं मिलता। ओके सो जस्ट ग्लैंस the structure of animal cell and plant cell. The first one is plant cell, and the second one is, because here vacuole is present, and plasmodesmata, whereas here some of the things which are absent in this is plasmodesmata. Oh sorry, wait a second. Okay, plasmodesmata, then it's vacuole, okay,
Then in animal cells, here, sorry, once again, in animal cell you could find centriole, nuclear envelope nucleolus, that's all. ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन जो था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1950s में, जहाँ पर केमिकली सेल मेम्ब्रेन की स्टडीज़ भी हो रही थी, थ्रू किस सेल की स्टडी हो रही थी, तो वो था रेड ब्लड सेल, आरबीसी। ओके, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी कर सकते थे बट इन्होंने नहीं की, इन्होंने रेड ब्लड सेल के ऊपर की। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, इसके जो सेल वॉल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वो दो मतलब चीज़ों से कंपोज्ड होते हैं। एक होता है, सॉरी क्या हो रहा है ये, ओके, दो लेयर से कंपोज्ड हुए होते हैं। एक होता है लिपिड एंड सेकेंड होता है प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, लिपिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो बाई लेयर्ड होते हैं एंड अरेंज्ड, जैसे कि पोलर अरेंज्ड होते हैं विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड, द आउटर साइड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। देखिए यहाँ पे बताया गया, देखिए अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा है, कहाँ गया, द लिपिड्स आर अरेंज्ड, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया थिंक, इसको ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ओके, फिर आते हैं वापस से, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, देखिए लिपिड्स अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, polar heads towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part। मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, यानी कि देखिए मैग्नीफाई करके देखते हैं, जो लिपिड के हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो आपको अंदर मिल जाएंगे। ओके, और इनके जो पोलार हेड्स हैं, दिस इज पोलार हेड, फिर से ऐसे आ रहा है, देखिए ये आपको पोलार हेड नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, ये आपको आउटर साइड मिलेंगे, आउटर साइड यानी कि मेम्ब्रेन के तौर पे मिलेंगे, ये आपको इनर दी मेम्ब्रेन नहीं मिलेंगे। ओके, बट आपको इनर दी मेम्ब्रेन देखिए, ये पोलार टेल्स मिलेंगे, सॉरी हाइड्रोफोबिक टेल्स मिलेंगे, बट ये पोलार हेड्स यहाँ पे आपको आउटर दी मेम्ब्रेन मिलेंगे। ओके, बस यही समझाना था। देखिए मैंने बताया ना, अटैच्ड होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन लार्जर सब यूनिट में, ये है इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, मैंने सेल वॉल में ऐसे बता दिया। हम लोग कहाँ फिर आते हैं, नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वेशियस एनवायरनमेंट। इन एडिशन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स आर ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। अब ये रीज़न क्यों है कि टेल्स अंदर होते हैं एंड ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब मैंने बता दिया जैसे कि ये अगर हाइड्रोफोबिक होते हैं तो ये लोग वाटर हीटिंग होते हैं, तो उस वजह से इनकी टेल को अंदर किया जाता है, क्योंकि ताकि अगर कोई भी वाटरी एक्टिविटीज़ हो तो वो बाहर हो, बट इनको कोई उस चीज़ से फ़र्क ना पड़े, ताकि वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटेक्टेड हो और वही पोलर हेड जो होते हैं उसको बीट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। ये बताता है हमें कि ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को
पोजेस करते हैं। और इसमें मतलब जो रेशियो होता है वो डिफरेंट सेल, हर सेल के टाइप में डिफरेंट होता है। जैसे कि ह्यूमन बीन के एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज में अप्रॉक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन होता है, 40% ऑफ लिपिड्स होता है। ये डिपेंड करता है उसके एक्सट्रैक्शन पे, मेम्ब्रेन्स पे, प्रोटीन्स पे, पेरिफेरल है, इंटीग्रल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, जैसे कि पेरिफेरल होते हैं एंड इंटीग्रल होते हैं। यहाँ पे 2 दिया गया है, पेरिफेरल और इंटीग्रल। अब जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो क्या करता है, सरफेस पे लाई करता है, बट जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो आधा अंदर ढसा हुआ होगा या फिर पूरा अंदर ही होगा वो। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, देखिए ये पेरिफेरल प्रोटीन है, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन एंड दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन। अब देखिए ये मेम्ब्रेन के अंदर आधा ढसा हुआ है एंड दिस इज मतलब ये निकला हुआ है, सरफेस पे है ये, बट ये देखिए ढसा हुआ है, ये आपको सरफेस पे नज़र आ रहा है बस। ओके, इसको हम लोग पेरिफेरल, ये ढसा हुआ होता है आपको ऊपर नहीं। और ये जो है ये शुगर्स हैं। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट, ये हम थ्रू दी एनसीईआरटी देख रहे हैं। अभी सेल वॉल के हम लोग डेप्थ में नहीं गए हैं, लेकिन सेल वॉल का डेप्थ बहुत है। ओके, 1 बाय 1। अब इसको हम लोग एक और नाम से भी बुलाते हैं, जिसको हम लोग बुलाते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, इसको हम लोग इम्प्रूव किया था सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 में इसको इम्प्रूव किया था, जिसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी बोलते हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग जो होते हैं लिपिड्स के और प्रोटीन्स के मूवमेंट कैसे होते हैं ये बताया जाता है इसमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, कि प्रोटीन जो होते हैं वो लैटरल मूवमेंट करते हैं और लिपिड जो होते हैं वो ओवरऑल बाइलेयर होते हैं। ओके, प्रोटीन्स क्या होते हैं, आपको लैटरल मूवमेंट करेंगे, और ये जो लिपिड होते हैं ये लोग बाइलेयर होते हैं। और इनकी जो फ्लूइडिटी और मूवमेंट की वजह से इसको नाम फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से दिया गया था। अब ये फ्लूइड नेचर इसको इम्पॉर्टेंट क्यों है, सेल ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेक्रीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए, सेल बनने के लिए, फॉर्मेशन जंक्शन, जैसे कि अभी रोड पे कैसे पूरे जंक्शंस होते हैं वैसे जंक्शंस के लिए, सेक्रीशन के लिए, कुछ नई चीज़ बनाने के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए, सबके लिए हेल्प करते हैं। ओके, और ये मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर, यानी कि एक गेटवे के थ्रू है, तो इसके थ्रू बहुत सारे मॉलिक्यूल अंदर भी आ सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल बाहर भी जा सकते हैं। और ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कि अब इसमें ये कैसे होती हैं, अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब इसमें बहुत टाइप के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि उसमें पानी भी हो गया था, पानी के अंदर बहुत सारे, जैसे पानी यानी एक्वा हो गया। ओके, और मॉलिक्यूल्स उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आटम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। बट अब हमें सपोज टू बी कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ऐसे ही चले जाते हैं मेम्ब्रेन के आर पार, तो उसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आपको आपके जगह पे से कोई सिटी पे जाना है, तो आप चल के, अगर नज़दीक होगी तो ऑफ कोर्स आप चल के जाओगे, बट अगर दूर होगी तो वही चीज़ आप, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप उतना मत जाइए। एग्जांपल देती हूँ, आपकी अगर कोई एक बिल्डिंग है, जस्ट इमेजिन कि अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हो तो उसका टॉपेस्ट फ्लोर 60th फ्लोर है, 60th, ओके 60th फ्लोर है,
तो आपको अभी 68th फ्लोर पे पहुंचना है, वहाँ पे आपके सर रहते हैं, वॉटेवर आपके रिलेटिव्स रहते हैं, तो आपको 68th और 50th फ्लोर पे पहुंचना है। तो आप बाय द सीढ़ी नहीं जाएंगे, बाय द स्टेयर्स नहीं जाएंगे, आप लिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे, मतलब लिफ्ट में जाने की कोशिश करेंगे। और तो आप अगर लिफ्ट में जाना चाहेंगे तो वहाँ पे आपकी कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। ओके, एनर्जी खर्च नहीं हो रही है तो आप आराम से पहुँच रहे हो, आपकी कोई एनर्जी वेस्ट भी नहीं हो रही है। तो दैट्स इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, वो मैंने एक सिंपल आपको समझने के लिए। वैसे ही मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन के आर पार जाने के लिए अगर कोई एनर्जी, वो आराम से गेट खुला है, चलो भाई जाके आते करके बोल के ऐसे जा रहे, तो इट डजेंट मैटर कि वहाँ पे एनर्जी कोई नीड है। बट अगर वही चीज़ कोई चीज़ को जाने के लिए गेट खोलना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी सेल मेम्ब्रेन से, तो दैट्स एटीपी वहाँ पे खर्च हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है। दैट मीन्स इट्स वेरी टफ। कि अगर आपको वही स्टेट से जाना होता तो कितना टफ पड़ता है, एनर्जी कितनी खर्च हो जाती है, आप तो मतलब आते तक ने तक तो पूरा थक जाते। दैट्स लाइक बिंग। ओके, फिर आता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अगर मेम्ब्रेन के थ्रू होते तो वो ऑस्मोसिस के ग्रेडियंट पे आते हैं। जैसे कि ऑस्मोसिस क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है, एक मैं सिंपल एक बता देती हूँ कि एक सपोज वो कैसे बताऊँ, अब समझिए कि दो शुगर के कंटेनर हैं, शुगर कंटेनर यानी दो ग्लासेस हैं, ग्लास में एक में वाटर ऐड किया है, उसमें शुगर भी है, और उसमें शुगर का जो ये है लेवल है वो बहुत हाई है, कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है, यानी कि शुगर बहुत डली हुई है। ओके, अब यहाँ पे ये भी सवाल करने लग जाओगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन, यानी कि उसमें बहुत सारी शुगर डली हुई है। अब वो सेकेंड वाले में थोड़ी कम, यानी बहुत एक स्पून उतनी है, तो उसमें क्या करेगा, अब समझो बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लगा दी है और वो दो ग्लासेस को हमने जॉइन करने की कोशिश की है। वो दो ग्लासेस अगर सपोज देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ, ये दो ग्लासेस ऐसे खड़े थे, तो उसमें शुगर है, वाटर है। ओके, इसमें हमने बहुत सारी शुगर डाल दी है और वाटर डाल दी है, तो हम लोग इसके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा लेते हैं। ओके, और इसको दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसको उल्टा कर लेते हैं। ये जो हमने दोनों ग्लासेस लगाई थी, ओके, ये ग्लासेस को उल्टा कर लिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया, और ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, इसमें से बीच में ऐसा सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे जो हाई कंसंट्रेशन शुगर थी, बहुत सारी शुगर थी, यहाँ से पानी सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन के जहाँ यहाँ पे आएगा। ओके, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, समझ में आया? यानी कि वो दोनों जो ग्लासेस में शुगर थी, वो शुगर की ग्लासेस को हमने उल्टी कर दी और बीच में कनेक्शन जोड़ दिया, बीच में एक कनेक्शन जोड़ दिया। कनेक्शन जोड़ने के बावजूद ये ग्लास नंबर 1 था, ये ग्लास नंबर 2 था। ओके, अब ये बीच में हमने ऐसे कनेक्शन जोड़ दिया। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, बहुत सारा है शुगर, यहाँ पे थोड़ा माइन्यूट पार्टिकल, तो यहाँ से पानी क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ना कि यहाँ से यहाँ। ओके, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, बट हमें यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बट यहाँ से यहाँ विदाउट एनर्जी वो आएगा, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखिए वही है नेक्स्ट, कहाँ गया, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैनॉट थ्रू नॉन पोलर बाइलिपिड, सॉरी, as the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid layer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane। यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं ये जो डायरेक्टली वहाँ पे पोलार, मतलब जो उनके टेल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो अंदर से वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ऐसे भी कुछ मतलब मॉलिक्यूल होंगे जिनको ट्रैवल करना होगा, जो कि जो कि ट्रैवल नहीं कर सकते वहाँ पे, तो वो लोग क्या करेंगे, एक
मेम्ब्रेन को फैसिलिटेट करेंगे, एक मेम्ब्रेन को फैसिलिटेट करेंगे ताकि वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो सके, और वहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगे, जैसे कि एज फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन द ATP इज यूटिलाइज्ड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो सोडियम पोटेशियम पंप की बात की जा रही है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट 11th के चैप्टर में ही हम लोग सोडियम पोटेशियम का जो होगा वो नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करेंगे। इसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप क्यों यूज़ होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, यानी कि वो बायोलिपिड लेयर से जा नहीं सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, एक चैनल के जैसे फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बायोलिपिड लेयर है तो इसमें पूरे आपको बायोलिपिड्स मिल रहे हैं, तो यहाँ से लोग जा नहीं सकते, तो ये लोग क्या करेंगे, एक चैनल के जैसे फॉर्म करेंगे, ऐसे चैनल फॉर्म करेंगे। ओके, ऐसे चैनल फॉर्म करके यहाँ से जाएंगे, तो ये चैनल जो है ये खुलने के लिए आपको ATP का रिक्वायर्ड होता है, ताकि ये चैनल आपको खुल सके पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, तो ATP रिक्वायर्ड होगी इस चीज़ के लिए। उसके लिए एग्जाम्पल दिया गया, सेम ऐसे ही केस में सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। ओके, सो हम लोग फर्दर सेल मेम्ब्रेन की जो डेप्थ है उसके बियॉन्ड दी NCERT भी थोड़ा जाएंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। अंटिल टेक केयर, थैंक यू।